हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आरआरबी का एग्जाम सामने है तो इसीलिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के कुछ सॉल्यूशंस हम लेके आए हुए हैं। नेक्स्ट और भी वीडियोस आएंगे पार्ट में, जिसमें और भी क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर से। सो इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस कवर अप किए। वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। हमारे पास 4 ऑप्शंस है, हमें ये बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। 4 फ्रैक्शन है ना हमारे पास, तो फ्रैक्शन कंपेयर करने का क्या तरीका होता है। सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, सबसे पहले तो ये देखो फ्रैक्शन के नीचे वाला पार्ट मतलब डिनोमिनेटर या ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर इक्वल है कि नहीं, क्योंकि कंपेयर करना आसान हो जाता है। कैसे? मैं देख लेता हूँ पहले न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर इक्वल है कि नहीं। अगर 4 फ्रैक्शन ले लूँ, सेम 4 फ्रैक्शन ही दिया हुआ है। ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में है, छोटे से बड़ा है। हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन निकालना है। तो 4 फ्रैक्शन में से हम देख रहे हैं कि सेम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर है क्या, कितनों का है, क्या है, देख लेते। तो हम देख पा रहे हैं ये दो फ्रैक्शन जो है इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको हम बाहर ले आते हैं। ठीक है, ये 20/47 और ये हो गया कितना, 32/47। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, इन दोनों को कंपेयर करना इजी है। क्यों? क्योंकि नीचे तो सेम नंबर है, ऊपर ही सिर्फ देखना है कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। उस केस में जहां न्यूमरेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल है, नीचे वाला पार्ट इक्वल है, तो ऊपर जो बड़ा होगा ना वो फ्रैक्शन भी पूरा बड़ा होगा। तो मतलब ये हो गया कि हमारे पास इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये बड़ा है, ये छोटा है। तो इसी को लेके हम ये चारों ऑप्शन चेक कर लेते कि चारों ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि नहीं, मतलब ये वाला पार्ट राइट साइड में है कि नहीं और ये लेफ्ट साइड में है कि नहीं। चेक कर लेते एक एक करके। तो हो सकता है हमें पूरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये देख के ही हम निकाल सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि ये राइट साइड में है क्या। यहाँ देखो, ये जो इस वाले ऑप्शन में क्या है कि 32/47 जो है लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में। ये क्या दिखा रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन हमारे पास हमने क्या निकाला है कि 32/47 वो बड़ा है, मतलब ये गलत है। तो इसको फर्दर करने की, चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इन तीनों में। तो इन तीनों में चेक करने के लिए एक चीज़ आप देख लो। एक और पॉइंट ये है, एक तो पॉइंट ये बताया, दूसरा पॉइंट ये है, अगर फ्रैक्शंस आपके पास है और फ्रैक्शन के ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में जो डिफरेंस है वो सबसे कम है। चारों फ्रैक्शन में से किसी भी एक फ्रैक्शन में जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिफरेंस कम है, मैं अगर इसको लेता हूँ 25/27, इनका डिफरेंस कितना है, 2 है। 27 - 25 = 2, तो डिफरेंस सबसे कम है। बाकी का अगर मैं लूँगा तो इससे ज़्यादा होगा, है ना। तो डिफरेंस अगर कम है तो मान लो यही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे कम जिसका डिफरेंस होगा वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो हमने ये जाना, ये चारों फ्रैक्शन में ये सबसे बड़ा है। अगर ये सबसे बड़ा है तो ऑब्वियसली ये सबसे राइट साइड में होना चाहिए। तो राइट साइड में कहाँ कहाँ है? यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। 2 ऑप्शन गया। अब इन दोनों में देखते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, अब कोई भी फर्स्ट 2 ले लो, ये 2 या ये 2, कोई भी ले लो आप, कोई बात नहीं। मैं अगर ये ले लेता हूँ दोनों फ्रैक्शन, तो हम देख लेते हैं इसको इससे अगर डिवाइड करेंगे तो करीब आएगा 0.42 के आसपास आएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.39। मैंने बाकी डेसिमल पार्ट और लिखा नहीं, राउंड फिगर में 2 डिजिट में ही लिखा। अगर देखें तो ये आ रहा है, तो मतलब ये छोटा हो गया और ये हो गया बड़ा। तो लेकिन इस 4 नंबर वाले ऑप्शन में देखा जाए तो ये उल्टा दिया हुआ है। छोटे वाले को राइट साइड में इधर दिया हुआ है, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर है ना, तो राइट साइड में बड़ा होना चाहिए। पीछे वाले से आगे वाले का नंबर फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो बड़ा होना चाहिए, है ना। तो मतलब ये हो गया गलत, तो ये करेक्ट होगा क्योंकि इसका वैल्यू है 0.39 और इसका वैल्यू है 0.42, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया ये। तो ऐसे करके फ्रैक्शन कंपेयर करने का तरीका आपको पता चला। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ क्या है, एलसीएम अगर आपको निकालना है, ऐसे फ्रैक्शन है, नॉर्मल नंबर का तो हमें पता है, होल नंबर्स के हमें एलसीएम निकालना सबको आता है। ठीक है, एलसीएम हो या एचसीएफ हो, तो यहाँ एलसीएम निकालना है। तो फ्रैक्शन वाले केस में जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या करना है आपको, ऊपर वाले जितने भी नंबर है ना, फ्रैक्शन ध्यान रखो, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेना है। ठीक है, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेना है, और नीचे जो नंबर है मतलब डिनोमिनेटर में जो नंबर है इनका एचसीएफ लेना है, और जो भी रिजल्ट आएगा वही होगा आंसर। ध्यान रखो क्या बोला मैंने, जब एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले सबका एलसीएम लेना है, ऊपर लिखना है, और नीचे वाले नंबर जो भी है इनका एचसीएफ लेना है और कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है, एलसीएम, इसका एलसीएम होगा 300
और इसका HCF होगा 7। तो करेक्ट आंसर हो गया ये। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन HCF का होता, HCF होता तो हम क्या करते, सेम अगर HCF है तो ऊपर हम HCF लेंगे, ठीक है, और नीचे LCM लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें एक बंदा है X, वैसे तो ड्राइंग बहुत ही खराब है, ये बंदा मैंने ड्रॉ किया है जो भी हो, तो उसने देखा अपना छाया जो है, वो शेडो जो है इधर इस साइड में पड़ा, और इसका जो लेंथ है शेडो का वो है 3 फीट, मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 फीट। हम यहाँ ऐसे खड़े रहेंगे तो शेडो इस साइड में होगा, तो हम जब लेंथ नापेंगे शेडो का तो ऑब्वियसली ज़मीन पर देखेंगे कि कितना लंबा है ना। तो ऐसे ही इसका शेडो इस साइड में गिरा है, तो हम क्या देखेंगे कि इतना जो है वो कितना है, मतलब इसका शेडो का लेंथ तो दिया हुआ है 3 फीट है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक बिल्डिंग है, उसने देखा उसके पीछे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का शेडो जो है उसका लेंथ जो है, बिल्डिंग का शेडो भी गिरा है नीचे, तो इसका लेंथ जो है इतना है। ये बिल्डिंग है ना, यहाँ से यहाँ तक शायद इसका लेंथ कितना है, 30 फीट है। तो हमें ये निकालना है कि बिल्डिंग का हाइट कितना है। तो यहाँ क्या है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी इस सम में यूज हो रखा है। प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल, जैसे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल होता है, सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल, दो ट्राइंगल सिमिलर्स होते हैं, अलग अलग कंडीशंस होते हैं, तीनों एंगल इक्वल होता है, और फिर साइड का रेशियो वाला भी कंडीशंस है, वो शायद आपको पता ही होगा। तो ज़्यादा इसमें मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। तो हमारे पास क्या है, देखो ABC, यहाँ जो एक ट्राइंगल फॉर्म किया है, ये एक ट्राइंगल और ये एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, और यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो सेम है, क्योंकि शेडो फॉर्म होता है एक ही एंगल में होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सन जो है उस साइड में होगा, इसलिए शेडो इस साइड में गिरा है, और शेडो जो गिरेगा वो सेम एंगल बना के जो भी ऑब्जेक्ट होगा सेम एंगल ही बनाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सीधा इसका जो साइड है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, ABC और DEF सिमिलर ट्राइंगल है, तो हम क्या करेंगे, सिमिलर ट्राइंगल के केस में क्या होता है, रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल होता है, या हम कह सकते हैं साइड्स प्रोपोर्शनल्स होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, AC बाई ये DF ये ले लेते हैं, और ये BC बाई क्या होगा, इसका बेस और इसका बेस कितना है, EF। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। AC का कितना है वैल्यू, कहाँ है AC का 5 फीट है, और DF का कुछ नहीं है, DF हमें निकालना है। BC कितना है, BC है 3 फीट, और EF कितना है, EF है 30, ठीक है। इसको कैलकुलेशन हम करेंगे, DF कैलकुलेट करते उस साइड में चला जाएगा, ये 5 × 30 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया, 1050 हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया ये 50 फीट हो गया बिल्डिंग का हाइट। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 चेयर और 2 टेबल का जो है टोटल वैल्यू है वो है 700 रुपये है, ठीक है, और 5 चेयर और 3 टेबल का वैल्यू जो है वो 1100 रुपये है। अगर ऐसा है तो हमें निकालना है 1 चेयर और 2 टेबल की वैल्यू टोटल कितना होता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो हमने क्या किया, देखो चेयर को C से लिखा और टेबल को T से लिखा, तो 3 चेयर, एक चेयर का रेट अगर C मान लेते हैं तो 3 का कितना होगा, 3 × C, एक का वैल्यू 5 होता है, 3 का वैल्यू कितना होगा, 3 × 5 मतलब 15 होगा। ऐसा ही एक का वैल्यू अगर C है, एक चेयर का वैल्यू अगर C है तो 3 चेयर का वैल्यू 3 × C मतलब 3C। एक टेबल का वैल्यू अगर T मान ले लेते तो 2 टेबल का वैल्यू 2T। तो 3 चेयर और 2 टेबल ऐसे टोटल प्लस करने के बाद टोटल मिला के 700 रुपये होता है, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेम हमने यहाँ भी ऐसे ही किया। अब हमें क्या करना है, एक चेयर और 2 टेबल का वैल्यू निकालना है। तो इसको निकालने के लिए बस सिंपल है, ये सिंप्लीफिकेशन करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, T या C में से दोनों में से कोई एक, ये वेरिएबल है ना, इसका वैल्यू हमें निकालना है, हमें पता नहीं है, तो इनमें से किसी एक का कोफिशिएंट जो साथ में है वो इक्वल करने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर मान लो ऐसे होता है 2x - y = 3 और ऐसे होता है x - y = 5, ऐसे अगर दो इक्वेशन होता है तो हमारे लिए अगर एक दूसरे से माइनस करेंगे तो y कट हो जाएगा ना, क्योंकि इन दोनों की कोफिशिएंट सेम है, ठीक है, मतलब 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है एटलीस्ट, जो भी है। तो ये इक्वेशन, इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका क्या है कि कोफिशिएंट को इक्वल करे, ठीक है, या फिर जो कोफिशिएंट इक्वल मैंने बोला
एलिमिनेशन मेथड हो गया, ठीक है। अलग अलग मेथड है जो क्लास 10 में आपको मिला होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो मर्जी आप अप्लाई करके कर सकते हो, है ना। तो ये ऐसा क्यों कर रहा है? अगर डायरेक्टली बोलता कि एक चेयर का रेट निकालो या अलग अलग देता कि टेबल और चेयर का रेट ऑप्शन में होता, तो ये ऑप्शन हम यहाँ ला के पुट कर देते और क्रॉस चेक कर लेते, कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। लेकिन यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, हम इसके 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरा, 3 3 ज़ा 9C, 3 2 ज़ा 60, 3 7 ज़ा 21, और इसके 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10C, 3 2 ज़ा 60 और 2200। ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गया। आप दोनों को माइनस कर दो, इससे इसको या इससे इसको किसी भी कर दो, कोई फर्क नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2 से मैं 1 को माइनस करता हूं तो लेफ्ट साइड माइनस ये करेंगे तो 60 60 कैंसिल हो गया, 10C माइनस 9C कितना हो गया, 1C, मतलब एक ही C बचा है, और 2200 माइनस 2100 कितना हो गया, 100, मतलब C चेयर का, एक चेयर का वैल्यू 100 रुपये आ गया हमारे पास। अब ये C को कहीं भी ले जाके हम पुट कर देते तो हमारे पास टेबल का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये 100 को यहाँ अगर पुट करते हैं, 3 इंटू C मतलब कितना है, 300 प्लस 2t इक्वल टू 700, तो हमारे पास बचा 2t इक्वल टू 400 इम्प्लाइज t इक्वल टू कितना है, 2t ही निकालना है ना, दो चेयर का वैल्यू हमें निकालना है, दो चेयर का वैल्यू यही बोला है ना, एक चेयर और दो टेबल का वैल्यू निकालना है ना, एक चेयर और 2 टेबल, तो एक चेयर का वैल्यू कितना है, 100 रुपये है, और 2 टेबल का वैल्यू कितना है, 400 है। दोनों को मिला के कितना हो गया, टोटल हमें निकालना है ना, 100 प्लस 400 500 हो गया, ये हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में हमारे पास HCF और LCM दिया हुआ है 2 नंबर्स के, उसमें से एक नंबर है 105 तो दूसरा क्या है। तो इस टाइप के सम को करने के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स मतलब उन दो नंबर की प्रोडक्ट है, अगर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए जो भी रिजल्ट आएगा वो होगा LCM और HCF की मल्टीप्लिकेशन की इक्वल, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने पे जो भी रिजल्ट आएगा सेम होगा। तो इसी पे ही पुट कर लेते हैं हम वैल्यू, HCF कितना है 35 है, LCM कितना है 210, और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स मतलब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। एक नंबर तो हमें पता है, दूसरा पता नहीं है, वही निकालना है। तो ये 105 है, दूसरे नंबर को हम ले लेते हैं x, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, x का वैल्यू क्या होगा, 35 इंटू 210 डिवाइडेड बाय 105। कैलकुलेशन करते हैं, इससे इसको कट करते हैं, 3 टाइम्स आएगा, इससे इसको करते हैं तो 70। तो करेक्ट आंसर क्या है, दूसरा नंबर 70 है। इस क्वेश्चन में है कि A जो है एक काम अकेला 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है, उसी काम को B जो है 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है। अगर दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट किया जा सकता है या कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है इसको डायरेक्टली अगर ऐसे दो बंदों का है तो हम क्या करेंगे, दोनों की जो एफिशिएंसी है, जितने दिन में काम कर सकते हैं, उसको क्या करेंगे, नीचे प्लस करके लिखेंगे 15 प्लस 18, और ऊपर क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, समझ में आया। दोनों की एफिशिएंसी जो है यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करके रख देंगे और नीचे दोनों को प्लस करेंगे। अब कैलकुलेशन ही करते हैं, कितना हो गया, 33 हो गया, ये हो गया 0 12 270। 3 से करेंगे आता है 11 और 3 से करेंगे आता है 90। तो 90/11 डेज ये हो गया करेक्ट आंसर। 3 नंबर है जिनका रेशियो दिया हुआ है 1:3:5। हमें निकालना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा तो यही है, लेकिन ये रेशियो में दिया हुआ है तो एग्जैक्टली नंबर कौन सा है वो हमें निकालना है। हम क्या करेंगे, सब रेशियो जो है सबको प्लस कर दो। कितना है, 4 + 5 9 हो गया। 9 से इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करेंगे तो आता है 12 और 00 आ गया। ठीक है, तो इसको पूरा को डिवाइड करेंगे तो 1200 आ गया। अब 1200 के साथ जो बड़ा वाला पार्ट है ना, जो रेशियो है 5, इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 6000। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। एक नंबर है जो अपने ही स्क्वायर रूट से 30 ज़्यादा है, यही क्वेश्चन में बोला गया। तो वो नंबर कौन सा है। अगर हम देखें 36 का स्क्वायर रूट कितना है, स्क्वायर रूट 6 हो गया। तो नंबर है 36, उसका स्क्वायर रूट है 6 से कितना ज़्यादा है, 36 6 से 30 ज़्यादा है ना, तो यही हो गया करेक्ट आंसर। समझ में आया। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक नंबर है और उसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो बोला गया है कि नंबर जो है अपने ही स्क्वायर रूट से 30 ज़्यादा है। तो नंबर है 36 और उसी नंबर का स्क्वायर रूट कितना है 6। तो ये नंबर जो है अपने ही स्क्वायर रूट से 30 ज़्यादा है ना, 6 से 30 ज़्यादा तब ना 36 हुआ। तो इसीलिए नंबर कौन सा है 36 है, ये हो गया आंसर।
जर्नी का हाफ डिस्टेंस मतलब जर्नी कहीं जाना है किसी भी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में, वहाँ जितना भी डिस्टेंस होगा उसी डिस्टेंस का हाफ जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाती है, और बाकी हाफ जो है आधा डिस्टेंस वो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाती है। हमें ये निकालना है इस गाड़ी का एवरेज स्पीड निकालना है, पूरा एंटायर जर्नी के दौरान उसका एवरेज स्पीड कितना था। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे 2 इंटू, आपको याद क्या रखना है क्योंकि हाफ डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से कवर किया है ना, तो इसका एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप क्या करोगे 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 50 इंटू 60 और नीचे दोनों को प्लस कर देना है, ठीक है। 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और नीचे इन दोनों का प्लस एडिशन करना है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं 110 और ये हो गया इसका जो है 2 इंटू, इसको अभी फ़िलहाल कैलकुलेशन नहीं करते, देखते कहाँ तक कटिंग होता है। ये हो गया 600/11। इससे इसको डिवाइड करें, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 5 से ज़्यादा होगा 54.54, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। एक लगेज बॉक्स है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है। जब भी डायमेंशन होता है, अगर 3D शेप वाला कोई सामान हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, तो क्या करना है 3D शेप बॉक्स, लगेज बॉक्स जो है ये ट्रंक या ऐसे लंबा सूटकेस जैसा, तो ये इसका शेप क्या होगा वो सोचो आप। शेप क्या होगा वो क्यूबॉइडल शेप होगा, ठीक है ना। कोई भी लगेज बॉक्स होता है या VIP या फिर सूटकेस जो भी होता है ये रेक्टेंगुलर टाइप का होता है। तो और ऊपर से डायमेंशन भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो सोचने वाली बात है ही नहीं। लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, जो भी डायमेंशन जब भी होता है क्वेश्चन में समझ लेना लेंथ ब्रेथ और हाइट। और अगर 2 डायमेंशन का केस में होता है, प्लेन के ऊपर जो भी डायग्राम होता है उसके लिए डायमेंशन होता है तो लेंथ ब्रेथ होता है सिर्फ, ठीक है। तो हमारे पास 80, 60 और 40 दिया हुआ है डायमेंशन में, मतलब लेंथ है 80, ब्रेथ है 60 और हाइट है 40। इसको कवर करने के लिए कितना कपड़ा चाहिए होगा, तो ये निकालने के लिए कपड़ा कितना चाहिए, ये निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, उसका सरफेस एरिया निकालना होगा, तभी ना पता चलेगा कपड़ा कितना चाहिए होता है ना। कोई भी सामान जैसे रैपिंग पेपर होता है, कोई भी गिफ्ट वगैरह देना होता है, जब हम रैप करते क्या करते हैं, हम नापते हैं पहले रैपिंग पेपर से कि इतना आएगा कि नहीं, कवर होगा कि नहीं। तो उसके सरफेस से जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको भी पैक करना है उसके सरफेस का हम नाप लेते हैं, है ना। तो ऐसे इसको कवर करने के लिए इसके सरफेस एरिया का पता चलना चाहिए, तभी जाके पता चलेगा कि इतना कपड़ा चाहिए होगा, है। तो इसका सरफेस एरिया पहले निकालते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है क्यूबॉइडल के सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ऐसे होता है। मतलब दो को पहले इन दोनों का फिर इन दोनों का फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट, ठीक है। तो यहाँ बस ये कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं। लेंथ ब्रेथ कितना है, लेंथ ब्रेथ हो गया 80 इंटू 60 प्लस ब्रेथ हाइट कितना है 60 इंटू 40 प्लस लेंथ हाइट कितना है 80 इंटू 40। इसका कैलकुलेशन करते हैं और रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। 4800 हो गया, ये 2400 हो गया, ये हो गया 3200, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे फर्दर। 2 इंटू कितना हो गया 72 104,104,000, इससे करेंगे तो 208 आएगा, 208, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही है। आरआरबी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से और भी क्वेश्चंस पिकअप करके लाएंगे आपके लिए और उसका सॉल्यूशंस भी दिखाएंगे। अगर आपको ये आप चाहते हैं कि आपको मिले ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन तो सब्सक्राइब कर लो अभी, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आरआरबी के अलावा दूसरे एग्जाम के लिए भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर बहुत सारे ऐसे हैं, अपलोडेड है ऑलरेडी और कुछ और आने वाले हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो अभी।